हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि 50 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करूँ, बट कई बार वीडियो लंबी हो जाती है और कई बार आगे परिस्थितियाँ अलग रहती हैं। तो चलो, हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम 41 से देख लेते हैं। आपको पता है कि अब देखिए, आज से मई स्टार्ट हो गया है। जिस तरीके से मतलब अभी तो बस र्यूमर्स हैं, बातें हैं, कोई मतलब वैसी आयोग की तरफ से जानकारी तो नहीं आई है, बट फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस, तैयारी, करंट अफेयर को जारी रखिए, है ना। रोक देंगे तो क्या है, आपको पता है सबको कि अगर हमने थोड़े दिन के लिए भी कोई भी सब्जेक्ट रोका तो वो चीज़ें फिर माइंड से निकलने लगती हैं, है ना। पता रहता है हमने पढ़ा है, बट ऑप्शन में फिर गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा स्टार्ट होगा। कह रहे, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? सही क्रम बताइए। डैश। ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। या डी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। बात करें अगर कोयले के संचित भंडार के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसके हिसाब से कोड जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि वर्तमान में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, बी ईरान, सी चीन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर बात करें यहाँ पर कि प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, यहाँ पर देश के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो बताती जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं होती है और आपको पीडीएफ में भेज देती हूँ तो फिर मैं उसको नहीं बताती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 वाला छोड़ देते, वो बजट से रिलेटेड है तो अब उसका कोई खास महत्व नहीं है। 44 से ले लेते हैं। कह रहे आलमगीर नामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हामिद काजिम या आदम काजिम, कुछ करके ऐसे है, मतलब इसको भी हम उससे देख लेते हैं। सी है ख्वादमीर, डी है मुतमिद खा। तो इस तरीके से देख लेते हैं कि इसमें क्या सही होगा। हाँ, बी आपका हसन निजामी है। तो आलमगीरनामा वैसे तो आपने पढ़ा ही है, आलमगीरनामा पुस्तक जो है वो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी, जबकि हसन निजामी ने ताजुल मासिर ख्वादमीर ने हुमायूंनामा और मुअत्तमद खां ने इकबाल नामा जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी है। तो सबके जितने भी नाम दिए चारों ऑप्शन में, उनकी कोई ना कोई पुस्तक रही है, तो उसके बारे में दिया है। फिलहाल आपका हो जाएगा, जो इसके बारे में पूछा गया वो हो जाएगा मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामक पुस्तक लिखी है। थोड़ा सा प्रिंट की वजह से है कि नाम क्लियर नहीं दिखते तो फिर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उससे भी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। ओके, आई होप कि समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि तानसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। बी, ये अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। सी, अकबर ने इन्हें कंठ भरवाड़ी विलास की उपाधि दी। एंड डी, इनका मकबरा रीवा में है। देखो, अब ये थे हिंदू, रामतनु पांडे थे, हिंदू में भी जो कास्ट सिस्टम चल रहा उसमें पांडे थे, तानसेन, है ना। तो देखते हैं, तानसेन का जो वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अकबर ने इन्हें कंठा भारणवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की और उनकी समाधि ग्वालियर में है। इस प्रकार कथन डी हमारा गलत है, यानी कि इनका मकबरा रीवा में है तो ये गलत है, इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करिए। उपकरण है और ये इसके प्रयोग है। ऑप्शन है एक्टिनोमीटर, सौर विकिरण मापांक। बी, ग्रेवीमीटर, कोणीय वेग मापक। सी, कैथेटोमीटर, ऊर्ध्वाधर दूरी मापक यंत्र। या डी, क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि मापने वाला। देखते हैं इसमें से क्या बेमेल है। तो बात करें ग्रेवीमीटर, विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र है और यह उपकरण गुरुत्वाकर्षण के निरंतर अधोमुखी त्वरण की मापने के सिद्धांत पर काम करता है। तो बी जो है ग्रेवीमीटर, कोणीय वेग, ये गलत हो जाएगा, जबकि ये एक विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है 14 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905,
सी 16 अक्टूबर 1905 या डी 11 सितंबर 1905 को। बात करें अगर लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। मतलब इसको लागू पहले 1905 में ही किया गया था, वो महीना था जुलाई का, लेकिन ये जैसे कोई योजना आज उसकी घोषणा की गई, लेकिन वो रियल में बनी किस दिन, वो बात है। तो 16 अक्टूबर 1905 को इस सन वही है को प्रभावी हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, शोक दिवस के रूप में होगा तो 7 अगस्त 1905 को। सॉरी, मैं भी ना बताने में कहाँ भूल गई, ये सी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन है क्रुक्स कांच, बी पायरेक्स कांच, सी फ्लिंट कांच या डी क्राउन कांच। बात करें अगर यहाँ पर कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में जिस कांच का प्रयोग होता है वो आपका होता है फ्लिंट कांच। कौन सा होता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके संगठन में पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, लेड ऑक्साइड व सिलिका सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन फिलहाल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन जब आप पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो उसमें देखो कितनी मजे की चीजें और अच्छे से दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है डागर बैंक, उत्तरी सागर, बी किरूना, लॉ अयस्क, सी पेरिस नोडेल नगर एंड डी फ्रांस मेसेटा का पठार। अब इसमें से क्या सही नहीं है वो बताना है। बात करें अगर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। किरूना आपका स्वीडन में स्थित लॉ अयस्क क्षेत्र है। किरूना आपका स्वीडन में स्थित लॉ अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर मेसेटा का पठार तो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है, ना कि फ्रांस में। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो डी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो मेसेटा का पठार है ये फ्रांस में नहीं बल्कि स्पेन व पुर्तगाल में स्थित है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं पूछा है। ऑप्शन है पी तरंगे सर्वाधिक वेगवान, बी एस तरंगे तरल पदार्थ में विलुप्त, सी एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी एंड डी सभी सही सुमेलित हैं। तो इन्होंने पूछा ही है कि पहली बात तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक भूकंपी तरंगे, पी तरंगे सर्वाधिक वेगवान होती हैं। ये तरंगे ध्वनि की तरंगों के समान होती है और ये ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों माध्यम में चलती हैं। आपको एक चीज याद रखनी कि पी तरंगे तीनों माध्यम में चलती हैं। ठीक है, द्वितीय तरंगे अगर कहें तो एस तरंगे, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, यानी कि जो पहले पी आपके पहुंचती है तीनों वे में, उसके बाद ये पहुंचती। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाते। धरातली तरंगे यानी कि एल तरंगों की बात करें तो ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती और इनका वेग सबसे कम होता है। ठीक है, एल तरंगे। ओके, और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। सर्वाधिक विनाशकारी तो होती हैं लेकिन इनका वेग कम होता है। आंसर की बात करें, इन्होंने पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे भीतरी स्तंभ लेख से होड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। सेकंड, होड़ों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय किया था। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है और इस अभिलेख में होड़ों के पहले भारत आक्रमण का उल्लेख है। होड़ों के पहले आक्रमण के समय भारत का शासक गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त था। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट तो सही है, जबकि सेकेंड हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त नहीं होगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही बात की, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। सेकंड, बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, जबकि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है।
इसको इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, जिसमें यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। तो इस प्रकार दोनों कथन हमारे यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वेदांत एंड डी ईसाई धर्म। बात करें अगर यहाँ पर हम कि क्षणिकवाद का सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ मतलब कि हटा दिए, स्किप कर दिए, क्योंकि वो करंट से है तो उससे कोई खास लेना देना नहीं है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है किन्नौर घाटी, बी फूलों की घाटी, सी शांत घाटी या डी यूथांग घाटी। वैसे तो आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत सिंपल है कि देखिए सेब उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में आपकी किन्नौर घाटी प्रसिद्ध है, यानी कि ये एचपी को शॉर्ट फॉर्म में समझ लो हिमाचल प्रदेश है ना। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है, यूके कह सकते हैं इसको, यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, आपका उत्तराखंड का यूके। शांत घाटी आपकी केरला में है, ठीक है, ये केरला में है। और यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में है, जो हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, ठीक है, या प्रसिद्ध है कह सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए ये सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, बी इनमें कोशिका नहीं होती है, सी ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं, या डी उपरोक्त सभी कारणों से। तो बात करें तो वर्ष 1838 ईस्वी में एमजे स्लाइडेन तथा वर्ष 1839 में थियोडर स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। विषाणु ऐसे प्रारंभिक जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंच सके। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी कारणों से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात एवं साख गारंटी निगम की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1957, बी 1960, सी 1962 या डी 1959। अगर बात करें निर्यात साख एवं गारंटी निगम ECGC की स्थापना वर्ष 1957 में निर्यात जोखिम बीमा निगम के नाम से हुई थी और इसका उद्देश्य निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार का संवर्धन करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1957। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में BM मालाबारी की महत्व भूमिका थी? ऑप्शन है ब्रह्म मैरिज एक्ट, बी शारदा एक्ट, सी सिविल मैरिज एक्ट या डी सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम तो 1891 यानी 1891 ईस्वी में पारसी समाज सुधारक BM मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सम्मति आयु अधिनियम, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सेकंड, यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। तो कह रहे सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड एंड डी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, देखो बात करें अगर यहाँ पर हम तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के संबंध में दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किन जिलों में जनजाति संग्रहालय स्थापित कर रही है? ऑप्शन है मिर्जापुर, बी सोनभद्र, थर्ड है आपका गोरखपुर एंड फोर है महाराजगंज। अब कूट दे दिया है, ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि एक से अधिक जिलों में स्थापित करने की जो मुहिम चल रही है, तो उसी हिसाब से फिर कूट बना दिया है ना। बी है आपका सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो बात करें अगर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 3 जिलों मिर्जापुर, सोनभद्र तथा महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो डी हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, थर्ड आपका गोरखपुर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारा यूपी स्पेशल का ही है। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वह बैंक तथा उसकी स्थिति के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन है
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, बी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मिर्जापुर, सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर या डी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर। बात करें अगर हम क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया यानी निरस्त कर दिया। तो सी हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि टंगनिका झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक भ्रंश घाटी झील है। सेकंड, यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी एवं जाम्बिया तक विस्तृत है। थर्ड ऑप्शन है कि यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। एंड फोर, यह बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना। ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी सेकेंड थर्ड फोर, सी फर्स्ट सेकेंड फोर या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर। अब चलो क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं कि क्या ये सारे ऑप्शन हमारे गलत है या सही है, इनमें से कौन सा सही है या गलत है। टंगनिका झील एक भ्रंश घाटी झील है जो तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया तक विस्तृत है। यह बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है तथा अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार चारों कथन हमारे सत्य हो जाएंगे यानी कि डी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन मतलब चार इसके फैक्ट दिए और इन चार फैक्ट से चार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान रखना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्चुअल है क्योंकि हमें अगर नहीं पता है इसमें से कोई एक देश भी मिस कर देंगे या इसकी जगह नाम बदल देंगे तो हमें नहीं याद रहेगा, कितना ही माइंड चलेगा, है ना। थोड़ी उसकी भी अपनी लिमिट होती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है। ऑप्शन है मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को, बी मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, सी मेक्सिको की खाड़ी एवं बैफिन की खाड़ी को या डी हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। तो अब यहाँ पर किसको जोड़ती है ये बताना है हमें। देखो फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जबकि फ्लोरिडा एवं क्यूबा को अलग करती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये झील है और ये राज्य है। ऑप्शन है चपनाला असम, बी साला हरियाणा, सी कालीवेली तमिलनाडु या डी अष्टमुडी केरल। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखो चपनाला झील आपके असम में, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, कालीवेली झील तमिलनाडु में और अष्टमुडी झील आपकी केरल में स्थित है। तो इसलिए बी आपका यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि साला, मैंने बताया साला झील आपके अरुणाचल प्रदेश में है ना कि हरियाणा में। ठीक है, तो ये गलत यहाँ पर सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। आई होप सही से पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सही सुमेलित नहीं है यही पूछा था। या तो ये पूछ लेते कि कौन सा गलत है तो भी यही हो जाता है ना, थोड़ा सा ये वाला याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक या डी एशियाई विकास बैंक। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सुझाव पर किया गया है और ये विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है एवं IMF को उसके कार्य की दिशा में सलाह देता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक गर्म महासागरीय धारा। ऑप्शन है कनारी, बी बेंगुला, सी गल्फ स्ट्रीम या डी लेब्राडोर। तो देखो अगर बात करें तो सभी धाराएं अटलांटिक महासागर से संबंधित है, यानी कनारी, बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। इनमें कनारी, बेंगुला तथा लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं जबकि गल्फ स्ट्रीम यानी सी ऑप्शन है ये आपकी एक गर्म जलधारा और ये जलधारा न्यू फाउंडलैंड के करीब लेब्राडोर की ठंडी धारा से मिलती है। तो वहां घना कोयला छा जाता है और मत्स्य विकास हेतु यहाँ आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। देखिए कह रहे हैं कि नेक्स्ट कि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। ऑप्शन है चौथा, बी पांचवा, सी तीसरा या डी छठा। इन्होंने बोला कि पृथक कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगर बात करें, देखिए अगर बात करें कि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। प्रथम 4 देश होंगे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5वां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। बात करें अगर यहाँ पर हम राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है
तो आपका यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आप देखते हो ना, 2 परीक्षण बोलते हैं कि ये खिलाड़ी को 2 परीक्षण में फेल हो गए, ये क्वालिफाई नहीं हो गए, इस तरीके से 2 परीक्षण होता है, एक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम दिया गया। तो ऑप्शन है वीएस नायपॉल द्वारा, बी अमर्त्य सेन द्वारा, सी महबूब उल हक द्वारा या डी मोहम्मद यूनुस द्वारा। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण के लिए जो संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। इन्हें वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो डी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट सेवराय पहाड़ी, बी पंचमलाई पहाड़ी, सी नागरी पहाड़ी या डी कार्डमम पहाड़ी। कह रहे उपरोक्त पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है थर्ड फर्स्ट फोर सेकेंड, बी सेकेंड फोर फर्स्ट थर्ड, सी थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर या डी सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए अगर उपयुक्त पहाड़ियों को दक्षिण की ओर से क्रमशः निम्न क्रम में लगाएंगे तो आपकी सबसे पहले आएगी, आपकी आ जाएगी नागरी पहाड़ी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड यहाँ पर 2 में दिया है। इसके बाद में आ जाएगी सेवराय की पहाड़ी, फिर आपकी आ जाएंगी पंचमलाई और फिर आपकी आ जाएंगी कार्डमम। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। और ये हमारी योजनाएं हैं, ये इनके प्रारंभ वर्ष हैं। ऑप्शन है पीएम श्री योजना 2022, बी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019, सी जल जीवन मिशन 2020 यानी 2020 और डी स्टैंड अप इंडिया 2016। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो स्टैंड अप इंडिया योजना जो आपकी आती है वो अप्रैल 2016 में आती है। ठीक है, अप्रैल 2016 में आती है। पीएम श्री योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में, जल जीवन मिशन योजना आपकी 2019 में, जो कि जल जीवन मिशन योजना 2019 है। तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, ये 2020 नहीं होगा 2090 होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में पीएम श्री प्रधानमंत्री मानधन योजना और स्टैंड अप इंडिया, ये तीनों ही आपके सही सुमेलित हैं, है ना। तो अगर आपने इसको सही से देख लिया तो आप पीडीएफ देखें, आंसर देखें या ना देखें, आपका यहाँ पर सही से आंसर निकल आएगा। योजनाएं पूछी जाती हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ तमिलनाडु। कूट दिया ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर एंड डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। बात करें कि निम्न भारतीय तटों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जिसका सबसे पहला है इसके बाद में उसके बाद किसका होगा वो हमें देखना है। तो देख लेते हैं इसमें किसका तट सबसे बड़ा है या पहले आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें भारत के तटीय राज्यों को यदि हम देखें तो सबसे लंबा तट रेखा गुजरात की है, जो 1214.7 किलोमीटर है, लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास इसकी तट रेखा है। तो ऑब्वियसली गुजरात सबको पता है पहले से ही कि गुजरात की तट रेखा लंबी है। उसके बाद किसकी आएगी, तो उसके बाद आएगी आंध्र प्रदेश की। अब देखो ये दो ऑप्शन इतने क्लोज हैं कि आपको इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। जब तक आपको सही से नहीं पता होगा फिर आप नहीं निकाल पाओगे। इसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, जिसकी 906.9 किलोमीटर यानी समथिंग 1000 के आसपास तट रेखा है। तो पहला कौन हो गया, गुजरात, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा तमिलनाडु। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ, यानी कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो स्कूट हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, कौन आ जाएगा, बी। पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर ये सिर्फ राज्य हैं तट, अगर केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें मिलाया जाएगा तो फिर गुजरात से ज़्यादा बड़ा कौन होगा। तो यदि इसमें केंद्र शासित प्रदेश को हम शामिल करेंगे तो सबसे लंबी तट रेखा जो होगी वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हो जाएगी। उसकी है तट रेखा 1962 किलोमीटर। और गुजरात राज्य की कितनी है, तो 1200
मतलब 1214 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार की तटरेखा राज्य की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर राज्यों का आया है तो फिर गुजरात है आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, रामगंगा नदी दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। सेकंड, रामगंगा यमुना की सहायक नदी है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहली बात तो रामगंगा नदी दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती सही है, जो कि यमुना की नहीं, ये तो गंगा की ही सहायक नदी है, आपको पता है, जो कि गंगा की सहायक नदियों में से एक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा यानी कि ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, सी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, एंड डी कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले आपकी आ जाएंगी गोदावरी। हालांकि गोदावरी का 3 ऑप्शन में दिया गया है नाम, फिर आएंगी कृष्णा, फिर आएगी कावेरी और फिर आएगी पन्नार। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी हाँ, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कृष्णा और पेन्नार में कंफ्यूजन है, पेन्नार पहले आए, वो सॉरी कृष्णा पहले आएगी, फिर पेन्नार, फिर कावेरी आएगी नदी का नाम, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो मुझे कंफ्यूजन हुई, मैं पहले आपको वो नहीं बता रही थी, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में अभिलेख है, सूची सेकंड में इसके शासक है। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा, यशोधर्मन, बी नासिक, गौतमी बलसरी, सी एहोल, पुलकेशियन सेकंड, एंड डी मंदसौर खारवेल। तो ये हमारा कूट दिया गया है। अब इनको पहले मिलान कर लें, फिर हम कूट से आंसर को निकालेंगे। इनमें क्या सही है क्या गलत है ये हमें बताना है। देखो हाथी गुम्फा जो क्या नाम है अभिलेख है तिथि रहित, ये आपकी कलिंग राजा खारवेल का है। किसका है? हाथी गुम्फा खारवेल का है ना। इसमें हाथी गुम्फा में खारवेल के बारे में जानकारी मिलती प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख जो है आपका, इसमें गौतमी बलसरी की जानकारी मिलती है। इस तरीके से अगर हम मिलान करेंगे, और एहोल आपका हो जाएगा पुलकेशियन सेकेंड, और डी हो जाएगा यशोधर्मन, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हम मिलान किया है जो हम लोगों ने, उसमें डी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, बी वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में बात हो रही है, ठीक है। सी वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, एंड डी सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए जब बात करेंगे आर्टिकल 148 के बारे में, ठीक है, तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है आर्टिकल 148। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस तरीके से हमारे सारे ऑप्शन सही है, यानी कि सभी सही कथन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में विभक्त करता है? ऑप्शन है कार्लसबर्ग कटक, बी 90 डिग्री ईस्ट रीच, सी संकोत्र कटक, या डी चैगोस कटक। बात करें तो हिंद महासागर में कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिक तक सतत रूप से जल मग्न कटक पाए जाते हैं, जो हिंद महासागर को 2 बराबर द्रोणियों में विभक्त करते हैं, जैसे संकोत्रा, चैगोस, सेंट पॉल, करगुलेन, ग्रासवर्म, एम्स्टरनेमा। हाल ही में कार्लसबर्ग कटक का पता लगाया गया है, जो अरब सागर को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्लसबर्ग कटक, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता। ऑप्शन है आर्टिकल 200 में, बी आर्टिकल 202 में, सी आर्टिकल 212 में यानी 212 में, या डी आर्टिकल 210 यानी कि 210 में, 210 में, तो 210 में। तो बात करें कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, यह अनुच्छेद 202 में वर्णित है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आर्टिकल आएगा वो आ जाएगा आपका आर्टिकल 202, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब
हिमालय का विस्तार है? ऑप्शन है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, बी सतलज एवं तीस्ता नदियों के मध्य, सी सिंधु एवं तीस्ता नदियों के मध्य, एंड डी ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता नदियों के मध्य। तो बात करें पंजाब हिमालय के बारे में, देखो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया। प्रादेशिक विभाजन और उनका विस्तार भी दिया गया अच्छे से। पंजाब हिमालय आपका सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य आता है। कुमायूं हिमालय आपका सतलज एवं काली नदियों के मध्य आता है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य आता है। और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा शोर होने लगा तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। मैंने पहले सोचा था कि 85 तक रखेंगे, बट इसको यहीं तक रखते हैं और फाइनल पार्ट को फिर बाद में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।